हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई मैं फिर से आपके लिए एक नया चैप्टर की सीरीज लेके। क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत बेसिक सा चैप्टर है जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा क्लियर करेंगे, समझेंगे उसको। तो शुरू करते हैं जल्दी से अपना चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर का जो नाम है उसी से कुछ आइडिया तो हो ही जा रहा है हमको पढ़ना क्या है। हमको यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। देखो, इसके पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी जिसमें एटम के बारे में बताया गया था कि किसी भी मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। इट इज इनडिवाइजिबल पार्टिकल, मतलब इसको और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लेकिन फेल हो गई थी, क्योंकि उनको जितना मालूम था उस समय के हिसाब से, जितने इन्वेंशन हुए थे, जितनी डिस्कवरी हुई थी, उस हिसाब से उन्होंने एटम के बारे में बताया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि नहीं, एटम किसी भी मटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। उससे भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो एटम के अंदर होते हैं, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और फिर बाद में जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एटॉमिक मॉडल पर। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं डिस्कवरीज की, तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन, और इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन और बहुत सारे साइंटिस्ट उस समय में अपना प्रैक्टिकल डिस्चार्ज ट्यूब से रिलेटेड प्रैक्टिकल करने में लगे हुए थे, और तब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इसमें डिस्कवर किया था। वैसे तो बहुत लोगों ने मिलकर इसमें कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन नाम इन्हीं का है, जे थॉमसन का, कि इन्हीं ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, फिर देखें कैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो रहा है। तो इस तरह का सेटअप था उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। इसमें ये तुमको दिखाई दे रही है ग्लास की कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, सिलेंड्रिकल शेप की है, जिसके दो कॉर्नर हैं। तो इस कॉर्नर पर मेटल की एक प्लेट लगी हुई है जिसका पोटेंशियल निगेटिव है, इसलिए ये कैथोड है। और इस तरफ परफोरेटेड मेटल का फॉइल है, परफोरेटेड मेटल की प्लेट है जो एनोड है, पॉजिटिव चार्ज है इसका। और यहाँ पर हाई वोल्टेज का पोटेंशियल अप्लाई किया गया है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। फिर यहाँ से लगाया उन्होंने वैक्यूम पंप इंक्यूबेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर भरे जाएगी कोई भी इनर्ट गैस, जैसे ऑक्सीजन या आर्गन गैस या एयर भी भर सकते हैं, और उसका प्रेशर रिड्यूस करना है, उसकी वजह से यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया गया। देखो, वैक्यूम पंप लगाने के पीछे लॉजिक ये है कि अंदर कोई भी खाली कंटेनर रहेगा तो अंदर उसकी एयर फिल हो जाएगी, तो यहाँ पर भी एयर फिल हो जाएगी, और एयर की वजह से प्रेशर रहेगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, उसको सक करके वैक्यूम पंप से खींच के बाहर कर देंगे, जिसकी वजह से अंदर की जो एयर है वो चली जाएगी, थोड़ी बहुत ही रहेगी। जितना प्रेशर चाहिए, बहुत कम चाहिए होता है, उतना यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर ऑक्सीजन गैस या फिर आर्गन गैस फिल करके इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये इस तरह का सेटअप उन्होंने तैयार किया। प्रेशर लो करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लो प्रेशर पर ही जो गैसेस होती हैं, एक्चुअली में होता क्या है, जब प्रेशर हम लो करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं और उनमें मूवमेंट ईजिली हो पाता है। प्रेशर हाई रहता है तो वो पास पास आ जाते हैं। और ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम प्रेशर लो करते हैं तभी गैसेस जो होती हैं वो कंडक्टर बनती है, मीन्स उनमें से करंट पास हो सकता है। तो बस यही था। इसके बाद उन्होंने दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हाई वोल्टेज के बैटरी से। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वोल्ट का करंट उन्होंने इसमें पास किया, बिल्कुल स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। जे थॉमसन ने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इतना करंट पास किया, और पास करने के बाद बस बंद कर दिया करंट पास करना। तो क्या हुआ, कैथोड से कुछ रेस ओरिजिनेट होने लगी और वो जाने लगी एनोड की तरफ। अब उनको समझ में कैसे आया कि रेस जा रही है, ये तो इनविजिबल थी, ये दिखाई नहीं दे रही थी। तो पहले तो उन्होंने प्रैक्टिकल जब किया तो यहाँ पर एनोड भी मेटल की प्लेट ही ली थी, परफोरेटेड नहीं थी वो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था अंदर क्या हो रहा है, किस तरह की प्रोसेस हो रही है। तो बाद में हर चीज को चेंज कर करके ने कई बार उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया।
तो यहाँ पर जब उन्होंने एनोड को परफोरेटेड किया तो, और उसके पीछे उन्होंने लगा दी फ्लोरेसेंट कोटिंग। फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐसे होते हैं कि जब उस पर कोई लाइट पड़ती है, विजिबल इनविजिबल, तो ना वो शाइन करने लग जाते हैं, तो उस टाइप का एक स्क्रीन लगा दिया उसके पीछे। तो उन्होंने क्या देखा कि जब परफोरेटेड एनोड लिया तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो फ्लोरोसेंट कोटिंग लगाई गई है, स्क्रीन लगाई गई है, उस पर शाइन क्रिएट हो रही है। चमकते चमकते से कुछ स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, चमकते चमकते से कुछ स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, मतलब उस पर कुछ रेज आकर पड़ रही हैं, और वो रेज यहाँ से तो दिख नहीं रही थी क्योंकि वो इनविजिबल थी। तो चूंकि उनको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ रेज क्रिएट हो रही हैं जो यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके पड़ रही हैं, और ये रेज पक्के से ओरिजिनेट हो रही हैं कैथोड से। कैथोड से ओरिजिनेट होकर जा रही है एनोड की तरफ, और एनोड परफोरेटेड है इसलिए उसको पार करके इस पर्दे पे चली गई, इस स्क्रीन पे चली गई, और वहां जाके स्ट्राइक हो रही है, और जैसे ही वहां जाकर स्ट्राइक हो रही है तो उस पर शाइन करते हुए स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर एक तरह की रेस क्रिएट हो रही है, और वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं, और जो कि इस पे जाकर पड़ रही हैं, और इन रेस को उन्होंने नाम दे दिया कैथोड रेस का। इस तरह से सबसे पहले तो उन्होंने कैथोड रेस को खोजा, लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि रेज यहाँ पे डेवलप कैसे हो गई, किस तरह से यहाँ रेज बन गई। अंदर तो हमने मटेरियल लिया था ऑक्सीजन या आर्गन का, लेकिन यहाँ पे ये रेज कैसे बन गई, तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो इसकी प्रॉपर्टीज देख ली जाए। मतलब क्या है, उस टाइम की बात को सोच के देखो कि बहुत पुराना 18th सेंचुरी की बात हो रही है ये, उस समय में था ही क्या। आज के समय में तो तुम लोग कहीं पर भी अटके तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, फट से वहां से देख लेते हो, लेकिन उस समय के लोगों के पास तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं थी ना, तो बहुत टाइम लगता था किसी भी चीज को इन्वेंट करने में, लेकिन बहुत मेहनत भी लगती थी, और मतलब बहुत क्रिएटिव रहा करता था उनका माइंड, जब तो इतना सब कुछ सोच सकते थे। तो फिर उन लोगों ने ये सोचा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो रेज यहाँ पर ओरिजिनेट हो रही हैं किस तरह की हैं, किस तरह के पार्टिकल हैं इसमें, इतना तो समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो इसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया जाए, तब शायद कुछ क्लियर हो। तो कैथोड रेस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में यही था, डिस्चार्ज ट्यूब लेकर हाई वोल्टेज का करंट पास करने से जो रेस ट्रेवल आउट हो रही हैं उनको उन्होंने कैथोड रेस का नाम दे दिया था, पर अभी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, इसके लिए उन्होंने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की। तो देखते हैं हम भी कैथोड रेस की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उन्होंने ये ऑब्जर्व की कि बिल्कुल स्ट्रेटली ट्रेवल करती हैं, दिखती तो है नहीं तो पता कैसे चला। ये जहां से पास आउट होती हैं वहां पे उसके पथ में यदि कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसकी शैडो जस्ट उसके पीछे बनती है। ये ऐसा तभी हो सकता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ से ये रेज जा रही हैं तो इसकी शैडो इसके पीछे बनती है। ऐसा तभी हो सकता है जब उस पर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पड़े, बिल्कुल सामने से पड़े, तो इससे उनको ये समझ में आया कि ये जो रेज होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। सेकंड, उनको ये समझ में आया कि ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, ये पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, मीन्स इनमें मास होता है, मास वाले पार्टिकल से मिलकर ये रेज बनी है। ये कैसे समझ में आया, जहां से कैथोड रेज ट्रेवल आउट होती हैं उसके पाथ में यदि बहुत हल्की सी मेटल की रिंग रख दी जाती है, हल्की सी, बहुत पतली सी, बहुत थिन मेटल फॉइल रख दी जाती है, मेटल स्पिनर रख दिया जाता है, तो ये जैसे ही उस पर स्ट्राइक होती हैं तो वो गोल 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 रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो वो रोटेट हो रहा है मतलब उस पर प्रेशर पड़ रहा है, और प्रेशर किसकी वजह से पड़ रहा है, इनके पार्टिकल्स की वजह से पड़ रहा है जिससे मिलकर ये बनी है, और उनके मास की वजह से पड़ रहा है। मतलब इतना समझ में आया कि ये रेस पार्टिकल से मिलकर बनी है जो मटेरियलिस्टिक है, मीन्स उनका अपना एक मास है। प्रॉपर्टी उन्होंने देखी कि जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट ऐसे होती है कि किसी भी एक डायरेक्शन में एन या एस टाइप तरफ डेविएट हो जाती हैं, एक्सरे क्रिएट करती हैं। जब इनको स्ट्राइक किया जाता है कैथोड रेस को किसी भी मेटल पे, मॉलिब्डेनम हो गया या फिर प्लैटिनम हो गया, हार्ड मेटल के सरफेस पे जब इनको स्ट्राइक किया जाता है, डाला जाता है, तो एक स्पेशल टाइप की रेज ये क्रिएट करती हैं जिन्हें हम एक्सरेज का नाम देते हैं। हाँ, ये वही एक्सरेज हैं जिसको बॉडी के अंदर डालकर बोन के फ्रैक्चर वगैरह, ब्रेकेज वगैरह जो भी है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। गैसों को आयनाइज्ड कर देती हैं, गैसों का आयनाइजेशन कर देती हैं। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं अपन लोग। देखो, हम लोग जानते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एटम हैं, कुछ इस टाइप के हैं, और इस पर जब ये रेज पड़ती हैं तो ये रेज क्या होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं। एनर्जेटिक मीन्स अपने साथ कुछ एनर्जी लेके आती हैं।
तो उस एनर्जी को ये वाला एटम गैस का ले लेता है। गैस का ये वाला एटम जो कि कुछ इस टाइप से है, उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी है, सब कुछ है। तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। ये एनर्जी को लेकर, एटम की पिक्चर अभी तक कुछ क्लियर नहीं थी, एटम की पिक्चर अभी तक कुछ क्लियर नहीं थी। तो ये जैसे ही एटम पर स्ट्राइक होती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देती हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है और ये जो एटम है ये हो जाता है पॉजिटिव। मीन्स ये गैस का आयनाइजेशन कर देती हैं। और सबसे मेन कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट लेके। और जब यहाँ इनको पास आउट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि ये डेविएट हो जाती है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो रही है, पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो ये समझ में आता है कि ये निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और इन्हीं निगेटिव पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से जे थॉमसन ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। क्या हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने जो मटेरियल लिया था ऑक्सीजन का या आर्गन का, जब प्रैक्टिकल उन्होंने किया तो उसमें जो उन्होंने करंट डाला उसके अफेक्ट से वो सारे इलेक्ट्रॉन एटम के और इवन जो मेटल की इलेक्ट्रोड लिया था उसके इलेक्ट्रॉन सब निकलकर ये रे क्रिएट कर लिए। और ये रे ट्रेवल आउट होने लगी एनोड की तरफ, जहाँ पे जाके ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे शाइन क्रिएट कर रही थी। और उसी को फिर उन्होंने उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब ऑब्जर्व किया तब ये समझ में आया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है और यही निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लेने के बाद लोगों को, उनको लगा कि बहुत बड़ी मतलब हमको सक्सेस मिली। सही बात है भाई, उस समय के हिसाब से था ही क्या वो, हाँ उस जमाने में, और ये सब चीजें सोचना और ऐसा कर पाना बहुत बड़ी बात थी। तो जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सब अपना डिस्चार्ज ट्यूब को ले लेके अपना अपना एक्सपेरिमेंट करने लगे। सब लोग कर करके देखने लगे, शायद उनको लगा कि कुछ और भी हो जाए, कुछ क्रेडिट हमको भी मिल जाए, इस टाइप से। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। तो पहले तो हम ये सोचे कि प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए ध्यान कैसे गया, मीन्स प्रोटॉन भी है एटम के अंदर, ऐसा सोचा कैसे गया। देखो इतना तो मालूम था कि एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिव पार्टिकल होता है। यदि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो फिर एटम को खुद कैसा हो जाना चाहिए, निगेटिव हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ निगेटिव इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। यदि तो उसको खुद निगेटिव हो जाना चाहिए, लेकिन एटम तो निगेटिव नहीं होता, एटम तो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कैसे है, मतलब उसके निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसके अंदर कोई पॉजिटिव पार्टिकल है। ये सोच आने लगी उन लोगों के दिमाग में कि कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी है जो एटम के अंदर है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है और इसी की वजह से एटम न्यूट्रल है। तो यही सोच के साथ आगे बढ़कर जब वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए तो फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। और प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने, और इसके लिए उन्होंने जे थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया। और एनोड रेस, कैनाल रेस भी जिनको कहा जाता है, से उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया।